हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सर्फ क्लासेस आपके लिए लेके आया है 25 क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट लाया है, जो कि इस सेट से आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। मतलब सब क्लासेस आपको 95% प्लस दिलाकर ही छोड़ेगा, चाहे वो जैसे ही हो। इसलिए आपके पास टाइम भी कम है, तैयारी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पास ये टॉपर बनने का एक सुनहरा सा मौका है जो आपको सब क्लास के साथ पूरा करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस रेडी। फटाफट कमेंट करेंगे यस रेडी। और अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका, 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है? क्या ये अशांत है या शांत है या आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं, ये इसको ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। अब को आपको क्या करना है, इसमें से अगर दशमलव प्रसार निकालना तो 20 लिखेंगे आप। आपको 20 में देखना है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग? ऐसे पूरा आसान तरीका में समझा रहा हूँ आपको। ये 5 होगा, फिर ये बस इतना ही लास्ट आएगा, ठीक है। यानी अगर आप इसका निकालते हैं तो कितना आएगा, 20 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 5। अगर आपके हर में चाहे तो 2 आए ये भी चलेगा, सिर्फ 5 आए ये भी चलेगा, चाहे तो दो आए या 5 आए या दोनों आए। सिर्फ 2 आए तब भी चलेगा, 5 आए तब भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों आए तब भी चलेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। लेकिन सिर्फ 2 और 5 में से चाहे 2 दिख जाए या 5 दिख जाए या दोनों दिख जाए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखे तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। 20 में 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। यहाँ अगर एक 3 भी रह जाता तो फिर ये अशांत कहलाता। लेकिन 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग शांत बोलेंगे। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्लियर? बिहार बोर्ड का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट यानी खास क्वेश्चन कहा गया इसको बिहार बोर्ड ने। यानी ये लोग पाई को छोड़ता ही नहीं, किसी तरह ना किसी तरह पाई पे क्वेश्चन बना के आपको पूछ लेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पाई नहीं पूछा तो आपको √2, √3, √5 इस टाइप का पूछ लेगा सब्जेक्टिव में 2 नंबर में, कि सिद्ध करें कि √2 एक अपनी में है या √3 एक अपनी में है या √5 एक अपनी में है। नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या करें, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, लघुत्तम समापवर्तक 105 है। महत्तम समापवर्तक 15, लघुत्तम समापवर्तक 105, यदि उनमें से एक संख्या क्या है, 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक, ये कितना है, ये 15 है। हमें और क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक, ये कितना है, ये 105 है। हमें पहली संख्या दिया हुआ है, यानी एक संख्या पहली का है या दूसरी का है, एक संख्या दिया हुआ है 5, हमें दूसरी निकालना है, दूसरी हमें निकालना है। तो आप एससीएफ में आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी किसी दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके साथ, लघुत्तम समापवर्तक के साथ अगर करते हैं
तो ये उतना ही आता है जितना पहली संख्या को हम लोग दूसरी संख्या से गुना करते हैं। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या उतना ही होता है जितना महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक होता है। महत्तम समावर्तक कितना है हमारा 15, लघुत्तम समावर्तक 105। पहली संख्या में 5 दिया हुआ है, दूसरी संख्या में निकालना है x मान लेते हैं। अब इसको ये गुना 5 इधर आएगा तो भागा 5 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 गुना 105, ये गुना 5 इधर आके भागा 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x ही तो हमें निकालना है, 5 दिया 15, 3 गुना 105। जब 3 को 105 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 315, ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन सी फॉर छोटे सरकार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट कराते जाऊंगा, थ्योरी भी आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, ये कहलाता है परिमेय संख्या। जहाँ पी और क्यू क्या हो, दोनों पी और क्यू क्या है, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं परिमेय संख्या की, दो क्या है परिमेय संख्या, 2/1 लिख सकते हैं, 3/4, 0.6, ये सारे क्या है परिमेय संख्या है। और अपरिमेय की मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पाई, √2, √3, √5, ये सारे के सारे क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आपको क्लियर हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अब तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछ रहा है तो परिमेय वाले को हटा देंगे तो अपरिमेय वाला लास्ट बच जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, -9/16, -9 √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -9/√16 को हम लोग 4 बाहर निकल जाएगा। -9/4 क्या इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। क्या पी और क्यू 9 और -9 और 4 क्या दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल -9 और 4 दोनों पूर्णांक है। क्या क्यू 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल 4 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या का फॉर्मूला है। तो मतलब ये क्या होगा परिमेय, हमें चाहिए क्या अपरिमेय चाहिए, तो ये नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, √100 को हम लोग निकालेंगे बाहर, तो √100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। ठीक है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/1, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय हो जाता है, हमें पूछ रहा है अपरिमेय। √36/34 को हम लोग बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6/8। इसको जब आप और तरह से एक बार काटिएगा 2 से, 3/4 आ जाएगा। क्या 3/4 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 3/4 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। √3/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, हमें चेक करना कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। घात घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और सामान्य रूप क्या है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। अगर वहीं मैं बात करूँ कि इसका विवेचक क्या होता है, तो इसका विवेचक होता है डी को बोलते हैं विवेचक, और ये किसके बराबर होता है b² - 4ac। अगर ये b² - 4ac जो है विवेचक, थोड़ा इसी में आपको डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से। b² - 4ac मतलब डी अगर 0 से बड़ा है तो इसका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक
तथा क्या होगा, असमान यानी बराबर नहीं होगा। वहीं डी अगर जीरो के बराबर है, डी अगर जीरो के बराबर आ गया तो ये भी वास्तविक होगा, लेकिन मूल क्या होगा, मूल समान होगा। वहीं अगर डी लेस देन जीरो आता है तो इस केस में क्या होगा, ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और जब वास्तविक नहीं होगा तो असमान भी होगा, यानी समान नहीं होगा। यह था आपका द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का आज हम लोग हल कैसे निकालते हैं, यानी ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक द्विघात समीकरण है। इसमें एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटे टू ए, ये होता है। अब डी के जगह हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए से भी लिख सकते हैं, तो एक्स को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, आपको पहचानने का द्विघात समीकरण कौन है। कि मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, आपको क्या क्या बता दिया, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, सामान्य रूप क्या होता है इसका, इसका विवेचक क्या होता है, विवेचक अगर डी से बड़ा आ जाए तब क्या होता है, विवेचक अगर डी के बराबर आ जाए तब क्या होता है, विवेचक अगर जीरो से छोटा आ जाए तब क्या होता है, इसका हल हम लोग कैसे निकालते हैं। कितना सारी चीज मैंने इसको पॉइंट कवर कर दिया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। क्या एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म को एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, 2 है। रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ इसमें मैंने आपको एक पॉइंट ये भी नहीं करना था, घात ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए और घात भिन्न भी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब मैंने दो पॉइंट क्या लिखाया, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो घात होनी क्या चाहिए, घात होनी चाहिए धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। न तो घनात् न तो पूर्णांक हो सकता है, न तो ऋणात्मक हो सकता है, और ना ही भिन्न के रूप में हो सकता है। तो भिन्न भी नहीं हो सकता और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, यही तो होता है रूट एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की पावर 1/2, और यहाँ क्या हो गया, भिन्न में हो गया पावर, तो ये होगा नहीं, और भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो जो पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको आप एक अलग कॉपी में नोट कीजिएगा। अब क्या है, 2x स्क्वायर बराबर 2x माइनस एक्स की 1/x है, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -1 को ही तो हम लोग 1/x लिखते हैं, तो यह क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स की पावर -1, और पावर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये भी होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। पावर 3 है, हमें पूछ रहा है क्या, द्विघात, द्विघात मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 हो वही द्विघात कहलाता है, यानी अधिकतम घात 3 है तो द्विघात होता है नहीं। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी एक्स प्लस 1/x, ये हमारा सही आंसर होगा। अब ये कैसे होगा इसको भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जब x प्लस 1/x को आप 2 के इक्वल पुट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है 188/220, 188/220 इसका क्या सरल तो रूप क्या होगा, सरल तो रूप मतलब इसको हम लोग कितना काट सकते हैं, अगर हम लोग देखें, 4 से काटने के लिए हमारा क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल 4 का होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। लास्ट का डिजिट क्या है, 88, 88 क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो मतलब ये भी नंबर 4 से कटेगा, यानी 4 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 7 28, जब इसको 4 से आप डिवाइड कीजिए कितना होगा, 4 5 20, 4 5 20, यानी 47/55, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। देखिए वर्ड क्या है, द्विघात, यही तो वर्ड है। और द्विघात मतलब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 प्लस घात, द्वि मतलब 2 प्लस घात मतलब जिसको हम लोग पावर कह रहे हैं। वैसी बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वही द्विघात कहलाती है। तो अधिकतम कितनी, जितनी घात होती है उतनी शून्यक होती है, तो अधिकतम कितने शून्यक हो सकती है, तो 2 हो सकती है। त्रिघात में 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप। यानी विषम संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, इस तरह से चलते रहता है। ये हो गया आपका विषम संख्या। क्लियर। अगर हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं तो हम लोग उसको वैल्यू पुट करेंगे, सबसे इजी रहेगा। हम लोग इसमें देख लेते हैं पहले। पी का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 प्लस 1, अगर पी का मान हम लोग 0 रखते हैं, 0 प्लस 1 बराबर 1, ये विषम संख्या है। पी का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 विषम संख्या नहीं है। यानी हमेशा विषम संख्या ही आना चाहिए। ये होगा, ये नहीं होगा। पी का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 विषम संख्या है नहीं। पी का मान या कुछ भी लेंगे तो यह विषम संख्या बनेगा ही नहीं। हमें किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करने पर सम बनता है। अब ऑप्शन ए लास्ट में बचा तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सही आंसर है कि नहीं। दिया क्या है, 2p प्लस 1, यही दिया हुआ है। अब p की जगह हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, पहले 0 रख लेते हैं, तो 2 गुना 0 प्लस 1 बराबर 1। अब p की जगह 1 रख लेते हैं, 2 गुना 1 जोड़ 1, यानी 2 प्लस 1 बराबर 3। p की जगह हम लोग 2 रख लेते हैं, 2 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 4 जोड़ 1 बराबर 5। एक भी विषम संख्या है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु कौन सा है, P से P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR और PS खींचाई गया है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PS बराबर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट है वृत्त का, किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखाएं समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाइयां समान होती है। अगर PR अगर 8 है, ये अगर 8 है तो ये भी PS भी 8 होगा। क्लियर पॉइंट। यानी ये थ्योरम यही कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। और किसी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर मैक्सिमम कितने, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो PS भी हमारा कितना है, PS भी हो जाएगा हमारा 8। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद एक्स क्यूब। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को है, तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए जनरल फॉर्म आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका दिया। इसमें आपको अलग अलग पूछा जाता है। एक आपको ये पूछता है शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूछ सकता है आपको। अल्फा बीटा बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा, ये पूछ सकता है, या अल्फा बीटा गामा, ये पूछ सकता है आपको। फिर आपको भी कौन सा पूछा गया, आपको ये पहला ये होता है, दूसरा ये, तीसरा आपका ये, इन दोनों में से आपका भी सेकंड नंबर वाला पूछा गया है। और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस क्या इतना होता है, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है आपका सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। ये क्वेश्चन आपका एक था, लेकिन मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ करवा दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दूसरा वाला पूछा गया, तो ये कौन सा होगा, सी बाई, यानी हमारा सी फॉर चौधरी चरण सिंह। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरणों का युग्म होगा। देखिए कोई दो समांतर लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या आपस में समांतर है। दो रैखिक, रैखिक मतलब सीधी रेखा है, समांतर है, तब रैखिक समीकरण का युग्म, हल की बात पूछा। देखिए दो लाइन का हल कब होता है, हल मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितने, कौन से जितने पॉइंट पर कट करेंगे वो उतने हल होंगे। मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसके कितने हल होंगे, इसके एक हल होंगे। मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसके ऊपर में फिर दूसरा एक लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह टच कर रहे हैं, तो यहाँ कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, यानी इन्फिनिटी। और एक केस बनता है यही पैरेलल वाला, यानी एक लाइन ये है, एक लाइन ये वाला, और दूसरा ये वाला। दो लाइन आपस में एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहे हैं, पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, यानी कि इसके कितने हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी, यानी पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगी, कभी नहीं एक दूसरे को टच करेगी। और हल का क्या होता है कि एक दूसरे को जितनी जगह कट करेगा उतना इसका हल होगा। एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो इसका हल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर माई पॉइंट। बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग। देखिए फिर से भी आगे जो मैंने आपको पीछे बताया, क्या है। अब इसमें देखिए a का मान कितना है, a बराबर है आपका 2, b का वैल्यू कितना है -5, c का वैल्यू -14 और d का वैल्यू 8। ठीक है, हमें क्या चाहिए, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें ये निकालना है। ये कितना होता है -b/a। अब b का वैल्यू कितना है -5 बटे a कितना है, a हमारा 2, ये कितना हो जाएगा हमारा +5/2। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, जो मैंने आपको पीछे बताया डी वाला। मूल निकालने के लिए हमारे मूलों की प्रकृति यानी विवेचक निकालते हैं। विवेचक क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। अब इसमें क्या हो जाए, 9x² - 1 है = 0, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 9x² + 0x - 1 = 0, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें a बराबर 9, b बराबर 0 और c बराबर -1। अब b² कर देंगे, b² कितना, 0 का स्क्वायर 0 -4, a का मान है 9, c का मान है -1। माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा यहाँ, +4×9 = 36, +36 आ गया तो क्या हो जाएगा, यानी डी क्या आ गया, डी आ गया >0। और जब डी >0 आता है तो क्या मैंने बताया था, जब भी 0 से ज़्यादा है तो वो होता है हमारा वास्तविक
लेकिन ग्रेटर देन है तो वो हमारा असमान होगा और वास्तविक होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, माने दो त्रिभुज है, ठीक है, पहला क्या है ए बी सी, दूसरा क्या है पी क्यू आर। एंगल ए बराबर 42 डिग्री है और एंगल आर बराबर कितना हमारा 80 डिग्री। तो एंगल बी हमें ज्ञात करना है, एंगल बी। देखिए समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ए 50, इसमें क्या होगा, कोण ए बराबर किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर। कोण बी बराबर होगा किसका, कोण क्यू के बराबर। और कोण सी बराबर होगा कोण आर के बराबर, यानी ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। ठीक है, हमें बी निकालना तो हम क्यू निकालेंगे, पता चलिए ए 42 है तो ए और पी बराबर है तो पी भी कितना होगा, पी भी 42 होगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 42 होगा। एक 42 है, एक 80 है, तो दोनों तीनों मिला के 180 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 42 डिग्री प्लस 80 डिग्री। और ये क्यू मान लेते हैं, कितना क्यू को मान लेते हैं हम लोग एक्स। तीनों मिला के कितना होना चाहिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 42 और 80 कितना होता है, 122 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 122, ये हो जाएगा आपका 58 डिग्री। ऑप्शन सी, सी फॉर छोटे सरकार। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये तो है एक्स स्क्वायर माइनस 5। जब इस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यस और नो, बिल्कुल हो, यानी -5 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 5। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चला जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी फॉर वंस अगेन छोटे सरकार। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करा, समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 के औदित्य हल होने के का मान है। औदित्य हल होने के लिए सबसे पहले क्या हो, कंडीशन क्या होता है वो देखिए आप। औदित्य हल, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2। ये a1 हमें दिया हुआ कितना, a1 बराबर 3, b1 बराबर k, a2 बराबर 2 और b2 बराबर कितना है 5। a1 बटे a2 मतलब 3/2, ये नहीं होना चाहिए बराबर किसके बराबर, b1 बटे b2 यानी k बटे 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 2 बराबर नहीं होना चाहिए 5 3 से 5 इंटू 3, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होना चाहिए 5 या 15, ये गुना दो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 15/2, k नॉट इक्वल टू 15/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। देखिए मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में, तो आपको बहुत इजी तरह से आप पहचानेंगे। कभी भी इस तरह से 0.3 को हम क्या लिखते हैं 30,
30 या 33 तो या कितना 36 होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है इस तरह, ये कभी हो ही नहीं सकता हमारा। एक इसमें इसका डी समान होना, जिसमें 10 का गैप, इसमें 100 का गैप हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसमें 2 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें 8 का गैप, ये भी नहीं हो सकता है। हमारा बचा कौन सा लास्ट में? डी। डी फॉर दिल्ली वाली, डी इज हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बिंदु -12, 12 किस पाद में है? अगर हम पाद की बात करते हैं तो आप ये ग्राफ में इस तरह देखे होंगे, यस और नो। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, यस और नो। ये होता है आपका मूल बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0, यस और नो, बिल्कुल। इस इसको हम लोग क्या है, ये पूरा प्लेन है, इसको हम लोग 4 पार्ट में भाग दिए। एक वाला ये पार्ट, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद। 4 पाद में हम लोग इसको बांट देते हैं। यहां से इधर होता है प्लस एक्स एक्सिस, मतलब इधर +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, +5, इस तरह से आएगा। ऊपर भी प्लस वाई है तो वाई का वैल्यू इधर प्लस आएगा, +1, +2, +3, +4, +5। इधर माइनस एक्स एक्सिस है तो एक्स का -1, -2, -3, -4। इधर भी माइनस है तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से आएगा। तो -12, एक्स का वैल्यू देखिए, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। एक्स का वैल्यू कितना? -12। एक्स क्या है? ये लाइन वाला एक्स होता है। एक्स में -12 है, माइनस मतलब नेगेटिव साइड इस साइड है, -12 इस साइड आएगा, और y का मान क्या है? +12, यानी ये -12 इधर और इसका +12 इधर होगा, यानी इस साइड कोई पॉइंट होगा। ये कौन से पाद में होगा? ये द्वितीय पाद में होगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। क्लियर? फिर से आ गया आपके एपी का एक क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सूत्र सत्य है? किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यहाँ सही दिया हुआ वो आपको बताना है। अगर हम SN = n/n/2 क्या होता है? जितना an का फॉर्मूला होता है या किसी चीज का, SN = होता है, भले SN = होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c = 0 का विवेचक होगा। नहीं, विवेचक, इसको विवेक कर भी बोलते हैं हम लोग, कभी कभी विवेचक भी बोलते हैं। यानी हमको डी निकालना है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? बी। बी बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए, पहला वाला ये ए होता है, ये बी होता है, भले यहाँ उल्टा पुल्टी दे दिया, लेकिन ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है, ये सी का मान। और सी बराबर कितना? सी दिया हुआ है, ये सी बराबर सी ही दिया हुआ है। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है b² - 4ac। बी का मान कितना है? बी का मान दिया हुआ हमारा ए, यानी a² - 4। ए की जगह में क्या लिखना है हमें? ए की जगह लिखना है बी, और सी की जगह में सी लिखना है, मतलब a² - 4bc। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्लियर? अब लास्ट हम लोग, लास्ट का 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष इतना है, देखिए ये तो आपका इजीली ऐसे भी आपको बन जाएगा ग्राफ के थ्रू भी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ 0 0 अगर नहीं किया कुछ अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया होता, मान लेते एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा x1 y1, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा x2 y2 ये दिया हुआ है, और तीसरा x3 y3 ये दिया हुआ है। 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला वाला x1 y1, दूसरा x2 y2, दूसरा x3 y3। आपको कह देगा इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के, मतलब एक बोल देगा इस तरह से, ये त्रिभुज है, ये वाला है x1 y1, ये वाला है x2 y2, और ये वाला है x3 y3। इस तरह दिया हुआ है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है? एरिया जो इसका होता है हाफ गुना, यहाँ मोड लग जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को x1 ये है ना,
ये वाला x1 ले लेंगे, इसको पहला वाला उठा लेंगे। x1 लिए, देखिए इसका सर्कुलेट कर रहा है 1 2 3। x1 ले लिए यहाँ, तो अब 1 के बाद हम लोग 2 वाला लेंगे, 2 वाला लेंगे अपोजिट के साथ लेंगे। x1 x के साथ लिए तो 2 वाला किसके साथ लेंगे, y के साथ। यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ 3 ले लेंगे। 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 1, इस तरह से x1 y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 ले लिए ये वाला, इसका पहला ले लिए, अब इसका पहला लेंगे x2। ये मैं आपको ट्रिक याद करने के लिए बता रहा हूँ, x2। वैसे आप नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला से याद कर सकते हो, मैं आसानी से समझने के लिए बता रहा हूँ। x2 ले लिए, 2 ले लिए, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये अपोजिट वाले के साथ देंगे 3। 3 के बाद फिर देखिए है क्या, 1 था 2 था 3 था, 1 ले से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, फिर 3 से 1 जाना है, 3 से फिर 1 जाना है, x2 वाला आ गया। फिर प्लस x1 x2 हो गया, अब x3 को लेंगे, 3 आ गया, 3 के बाद हम लोग क्या आते हैं 1, यानी y1। 1 के बाद फिर हम लोग y2। ये हो गया आपका एरिया वाला फॉर्मूला। क्लियर। एक बार सिर्फ हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर जो होता है हाफ गुना x1 y2 माइनस y3। आज जब इस फॉर्मूला को 3 4 बार यूज करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला। क्लियर। ये था, इस फॉर्मूला के थ्रू से आप भी इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबका वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए मान लेते हैं ये ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू मैं समझा रहा हूँ।